प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि हम लोग लगातार अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका नाम है परीक्षारत। परीक्षारत की यह श्रृंखला आपके उन सभी प्रैक्टिस पेपर को इंक्लूड करती है जो कि हिंदी मीडियम में है और आपके चैप्टर वाइज इसको करवाए जा रहे हैं। इसके पहले हमने जंतु जगत से इम्पॉर्टेंट लगभग 240 प्रश्नों को आपको करवाया था जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमने बार बार आपको यह भी बताया था कि यह जो है आपके किस चैप्टर में और या किस ईयर में पूछे गए हैं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है आपकी कोशिका और कोशिका विभाजन। आज का ये हमारा विषय है कोशिका और कोशिका विभाजन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं श्रृंखला को और भगवान शंकर का नाम लेकर के हम श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। जोश और उल्लास के साथ करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर सकें। स्पीड कुछ ऐसी रखना है ताकि हम कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। हमने भी आपको नोट्स भेजा था, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं मान लीजिए उनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से पढ़ चुके होंगे। तो हम विश्वास रखेंगे कि आप सारे प्रश्नों का आंसर सही दे पाएंगे। मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं किसी खूबसूरत पथ पे चलने का। और ये आगाज उस उल्लास के साथ करते हैं कि सफलता को चीर करके ले आते हैं, जो सफलता हमारे लिए आवश्यक है और जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो ये इंतजार की घड़ी अब खत्म होती है। स्टार्ट होता है पहला प्रश्न जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर बताना। आप जानते हैं कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, एक को हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये मोनेरा जगत के प्राणियों में पाई जाती है। मोनेरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मेथेनोजन बैक्टीरिया, ये सभी लोग आते हैं। ठीक, अब जो मोनेरा जगत का प्रोकैरियोटिक है इसे कहा जाता है प्रिमिटिव कैरियन। कैरियन में होता है न्यूक्लियस, जिसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। ऐसे कोशिकाओं को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर केंद्रक कला नहीं पाई जाती। केंद्रक, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला नहीं पाई जाती, यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य आपस में घुल जाते हैं, जिसे हम लोग जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा था, जीवन का भौतिक आधार कहा था। किसको? जीव द्रव्य को। तो बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपकी सभी ठीक है, जैसे कि कोशिका कला की अनुपस्थिति, ठीक है, कोशिका कला की अनुपस्थिति, कोशिका कला तो पाई जाती, चाहे वो जीव द्रव्य आपका कौन सा हो, कोशिका कला तो पाई जाएगी। किस में पाई जाती है? आपके बैक्टीरिया में भी पाई जाती है और यूकैरियोट में भी पाई जाती है। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, डीएनए दोनों में पाए जाते हैं। वो अलग की बात है, किसी में हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता, किसी में हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं होता। लेकिन चूंकि हमें अंतर बताना था तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, जो कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती, इसका आंसर बताना। केंद्रक कला, रिक्तिका, केंद्रिका, ये तीन के तीनों प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अतः आप किसके पास चले जाएंगे? ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, यह सभी। जीवन के भौतिक आधारशिला है। जीवन के जो भौतिक आधार है वह क्या है? जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या होगा, इसे आपको बताना है। हक्सले नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि जीवन का भौतिक आधार कौन होता है? जीव द्रव्य होता है। कौन होता है? जीव द्रव्य जो होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। तो सही आंसर आपका प्रोटोप्लाज्म होता है और प्रोटोप्लाज्म को आप ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म कब बनता है? जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्रोटोप्लाज्म का। तो सही ऑप्शन नंबर बी है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं समझ में आ रही। राइबोसोम का जो मुख्य काम होता है वो होता है कि जो है क्या बताइए, इसका प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य कार्य माना जाता है। राइबोसोम की दो यूनिट होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोट में पाए जाने वाले को 70S, यूकैरियोट में पाए जाने वाले को 80S के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए। कोशिका को सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था? देखिए प्रश्नों को हम लोग अगर यहाँ पे व्याख्या करेंगे ना, तो जो हमने 150 प्रश्न रखे हैं, ये 150 प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा समय में होंगे, इसलिए हम सीधे सीधे इस प्रश्नों के आंसर बताते चलते हैं। व्याख्या के लिए आप क्लास तो देख ही रहे हैं, व्याख्या करने के लिए आपके पास मौका भी है, आप किताबों को पढ़िए। टीचिंग का एग्जाम ऐसा होता है, मेरी बात को अन्यथा ना लें,
टीचिंग की तैयारी ऐसी होती है जिसमें आपको किताब से आपको संलग्न होना पड़ेगा। लेकिन वनडे एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि आप किताब पढ़ें, बल्कि ज़रूरी ये होता कि आप नोट्स मिल जाए, कहीं से सार्टिक मिल जाए, पढ़ लें। लेकिन टीचिंग एग्जाम के लिए मेरी बात को मानिए कि आपको किताब उठानी पड़ेगी, तो किताबों को आप पढ़िए। प्रैक्टिस पेपर एक जरिया है जिससे आप अपने प्रश्नों को देख सकते हैं, किस तरह का प्रश्न आया हुआ है, आने की संभावना है, आप उन चीज़ों पर फोकस कर सकें। ठीक है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को सुनेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने किसी भी खाली टाइम में बैठे हैं, क्लास में हैं, क्लास के बाद फ्री बेल में बैठे हैं, तो वहाँ पे आप बैठे बैठे आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे में इन प्रश्नों को हल कर डालें। तो 2 बेल खाली मिल गई तो आपको 1 घंटे, 1.5 घंटे में इसे हल कर जाए। आप घर पे खाना बना रहे हैं तो पता चला उस समय ये चल रहा है। ठीक है, आप कुछ और काम कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं, चलिए लगा दिए, आप क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। इससे क्या होता है, वो क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में गुजरते रहते हैं, आपको इसका लाभ होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस का मेन महत्व तो इतना ही है। प्रैक्टिस पे क्लास चलाना ये बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं कि हम उस पर एक एक चीज़ों पे भड़ास निकालें, पता चला 10 क्वेश्चन भी 1 घंटे में नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन की प्रवृत्ति को समझते हुए उसके आगे की तरफ बढ़ेंगे और उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर सकें। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे आप विनती समझें, रिक्वेस्ट समझें, आप सब्सक्राइब, लाइक जरूर किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कोशिका को सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा? साधारण सा प्रश्न है, आप सब जानते हैं 1664 में क्या हुआ था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 1664 में 1664 ईस्वी में कौन? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कोशिका को उस समय उन्होंने लिटिल रोम कहा था। बाकी सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई, आप पढ़ें। 1674 ईस्वी में जो है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने इसमें जीवित कोशिका की खोज की थी, जो कि बैक्टीरिया की खोज की थी। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरिया का नोट्स हमने आपको भेज दिया है। यदि आपको नोट्स नहीं मिला है तो आप जरूर नोट्स ले लें, नीचे व्हाट्सअप का नंबर दिया गया, उस पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं? आपको बताना है जो पादप की कोशिका है जंतु की कोशिका से किसके कारण भिन्न होती है? सभी पादप कोशिकाओं में अधिक पर्णहरिम होता है, पादप कोशिकाएं बड़ी होती है। अगला है, पादप कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपको इसको बताना, तो 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है और पेक्टिन की बनी होती है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो आपके लिए सही आंसर। अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? आपको बताना, कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो होता है आपका प्लास्टिड या लवक। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया, गाल्जी का दिया गया, लाइसोसोम दिया गया। एक चीज़ आप जानिए, कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है एक्चुअली में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूँकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम लोग किसके पास जाते हैं? लवक या प्लास्टिड के पास जाते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग एक तरह से कहें तो माना जाता है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। जितनी बड़ी कोशिका होगी उतना बड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें पाया जाता है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बड़ा माना जाता है। ठीक, कुछ बुकों में इसी को ही सही माना गया, लवक और प्लास्टिडों को। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। अगर आपकी कंफ्यूजन बन रही है तो आप गूगल कर लें और आपको सही आंसर मिल जाएगा। अगर आंसर आपको मिलता है कुछ अन्यथा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि देखने वाले भी उसे जान सकें, समझ सकें। ठीक है, चलिए। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP जिसे आप कहते हैं का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? आपको ये बताना है। देखिए, ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में जब आप जाते हैं तो कोशिका का एक्चुअली में जब ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज सेल साइटोप्लाज्म में जाता है तो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल का शुगर जो है किस में टूट जाता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे आप पायरुविक अम्ल कहते हैं। इसे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की NCERT में अगर आप देखेंगे, जिसमें विज्ञान के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जब आप देखेंगे तो वहाँ पे दिया गया, या आप क्लास 11th का जब आप जाएंगे उसको देखेंगे चैप्टर नंबर 14, तो वहाँ पे दिया गया 14 नंबर के चैप्टर पे भी दिया गया है कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन में ऊर्जा का निर्माण भी बताया गया। तो वहाँ पे आपको सही आंसर मिलेगा कि ATP का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में। चलिए, 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं 70 प्रकार के राइबोसोम? तो आप कहेंगे A और B दोनों सही है। 70 प्रकार के राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांगों में पाए जाते हैं। जैसे कहाँ पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांगों में। यहाँ लिख लो, कोशिका के कोशिकांगों में पाए जाते हैं। आंसर आपका जो दिया गया है
रमेश गुप्ता की बुक में, वो दिया गया है सी और डी, लेकिन उसमें थोड़ा सा त्रुटि है, ऊपर बढ़ा लीजिए। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांगों में पाया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो राइबोसोम कैसे होते हैं, आपके 70S टाइप के होते हैं। तो सही आंसर आपका दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आप सही मानेंगे, ठीक है। लवक की खोज किसने की थी, आपको बताना है लवक की खोज किसने की थी। तो आपका सही आंसर होगा हेकेल नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लवक की खोज की थी, जिसे आप प्लास्टिड कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वर्णी लवक जिसे आप क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हरित लवक को, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं वर्णी लवक को, अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अब आपको एक कमेंट करके बताना है कि आलू में जो लवक पाया जाता है उसका क्या नाम होता है, जो भोजन को स्टोर करता है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है, कह रहा कौन ऐसा है जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम। सही आंसर कौन होगा, राइबोसोम आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की, आपको ये बताना है। लाइसोसोम की खोज किसने की, तो आप बताएंगे लाइसोसोम की खोज डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो क्या नाम है, डी दुबे, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, कोशिकावाद का विचार दिया। कोशिकावाद का विचार किसने दिया, आपको ये बताना है। कोशिकावाद का विचार दिया किसने, स्लाइडेन तथा स्वान ने। कोशिकावाद का विचार किसने दिया था, स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिकावाद का विचार दिया था, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे, कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं, आपको बताना है। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लवक को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। तो आप सबको इसका आंसर पता है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। तो आप जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में किसकी खोज की थी, जो है किसकी, केंद्रक की खोज की थी, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको बताना है जंतु कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ठीक, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अंतःद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे अंतःद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था, पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने किए थे। तो सही आंसर आपका किसके पास जाएगा, पोर्टर के पास जाता है। अगला प्रश्न आपका है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी आपको बताना है पादप की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी है। तो आप कहेंगे सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राना और स्ट्रोमा पटलिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा पटलिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे हरित लवक में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, हरित लवक में, जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक। 70S राइबोसोम के कौन से 2 उपभाग होते हैं। 70S राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट कोशिका के कुछ अंगकों में पाया जाता है, उसके कितने भाग होते हैं। तो आप कहेंगे 30S और 50S होते हैं, ठीक है, या 50S और 30S होते हैं। तो सही आंसर आपका चला जाता है 19 का ए, आपका सही आंसर हो जाता है। 80S राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, 60S और 40S आपके हो जाते हैं। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन आप देखेंगे 2014 में पूछा, 2014 में पूछा गया कि ये प्रश्न पूछा गया था, पर्णहरिम ए का सूत्र क्या है। आप जाकर के प्रश्न देखिए प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ पे प्रश्न पूछा गया है पर्णहरिम का सूत्र क्या है, आपको बताना है। C55 और कितना दिया गया है, तो ये आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। C55 H72 O5 और N4 Mg, ये आपका फार्मूला है, इसे आपको याद करना है। C55 H, उसके बाद देखिए H72 O5 N4 और Mg, ये आपका फार्मूला होता किसका, तो आप कहेंगे पर्णहरिम के ए का, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पर्णहरिम में नहीं पाया जाता, आपको बताना कौन सा ऐसा वर्णक है जो पर्णहरिम में नहीं पाया जाता। तो आपका सही आंसर होता है, पर्णहरिम में कैरोटीन पाए जाते हैं, सही है। जेंथोफिल पाया जाता है, सही है, लेकिन एंथोसाइनिन नहीं पाया जाता है, चूंकि नहीं पूछा था। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं।
केंद्रिका की खोज किसने की थी, आपको बताना है केंद्रिका की खोज किसने की थी। 23 का आंसर देना है। केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने किया था। अगला प्रश्न है आपका, पर्णहरिम में होता है। पर्णहरिम में क्या होता है आपको ये बताना है। यहाँ पे पोटेशियम दिया है, आयरन दिया है, मैग्नीज दिया है और मैग्नीशियम दिया है। तो आपको बिना बताए आपका आंसर सही हो रहा होगा, मैं जान रहा हूँ। तो वो हो जाता है आपका मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक। केंद्रिका का कार्य है। केंद्रिका का कार्य क्या है तो आप बताएंगे। केंद्रिका का कार्य जो है राइबोसोम का निर्माण करना है। क्या कार्य है? राइबोसोम का निर्माण करना केंद्रिका का कार्य होता है। गाल्जी काय है। गाल्जी काय क्या है तो आपको बताना है। गाल्जी काय जो है, गाल्जी काय क्या है तो आप कहेंगे जालिका काय का समूह है। क्या है? जालिका काय का समूह होता है गाल्जी काय। डीएनए पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? 27 का आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा डीएनए केंद्रक में। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? आत्मघाती थैली किसे कहते हैं आपको बताना है। 28 का डी जो होगा आपका सही आंसर होगा। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं तो आपको बिना बताए आंसर पे जाना है। जिस लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलेज नामक एंजाइम पाया जाता है और ये हाइड्रोलेज एंजाइम किसी भी तत्व के पाचन के लिए सहायक होता है। चूँकि कभी कभी कोशिका का भी पाचन कर देता है, जिसमें यह भी मारा जाता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहते हैं। जब हरे टमाटर पककर लाल हो जाते हैं तो, जब हरे टमाटर पककर लाल हो जाते हैं तो क्या होता है आपको बताना है। हरित लवक जो है ये विघटित होकर के वर्णी लवक यानी क्रोमेटोफोर में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रिक्तिका निम्न में से किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? आपको बताना है रिक्तिका निम्न में से किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है तो आपका सही आंसर हो जाता है टोनोप्लास्ट द्वारा। किसके द्वारा घिरी होती है? टोनोप्लास्ट के द्वारा घिरी होती है। जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन की क्रियात्मक इकाई जो है वो होती है आपकी, जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रॉन। क्या होती है? सिस्ट्रॉन होती है। जीन के छोटे छोटे कई इकाइयाँ हैं, जैसे म्यूटान है, रिकान है, सिस्ट्रॉन है। क्रियात्मक इकाई कौन होती है तो आप कहेंगे सिस्ट्रॉन होता है। ठीक है। जंपिंग जीन किस में पाई जाती है? यह भी प्रश्न आपके पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो आप देखिए जंपिंग जीन किस में मिलती है आपको बताना। 32 का आंसर। जंपिंग जीन किस में मिलता है तो आप कहेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है। ये रमेश गुप्ता की बुक में आपको दिया गया है। ठीक है। चलिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसकी खोज के लिए दिया गया था? आप सबको पता है आनुवंशिकता की खोज के लिए या आनुवंशिक कूट की खोज के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत के साइंटिस्ट हैं। क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड कैसा है तो आप बताएंगे। क्रोमेटिड अगुणित होता है, द्विगुणित होता है कि एक पूर्ण होता है, अर्ध गुणसूत्र होता है? क्या होता है क्रोमेटिड तो आप कहेंगे क्रोमेटिड अर्ध गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता तो आप कहेंगे 35 के माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। नीली हरी शैवाल में 35 में कहाँ नहीं पाया जाता? नीली हरी शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जीवाणु का क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। आपको बताना 36 का बी जो आपका डीएनए होगा। क्या होगा? डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? जीवाणु का डीएनए होता है। ठीक। वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। लेकिन वहीं पे डीएनए जो होता है आनुवंशिक पदार्थ बैक्टीरिया से लेकर के और हायर मैमेलिया तक पाया जाता है। ठीक। पके हुए टमाटर की भित्ति में पाए जाते हैं। जो पक गया टमाटर उसकी भित्ति में क्या पाया जाता है तो आप कहेंगे वर्णी लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णी लवक यानी क्रोमेटोफोर पाया जाता है। वहीं पर आगे आ जाएंगे। किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग भुजाएं समान होती हैं? किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग या भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। उसे हम लोग कहते हैं मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं? मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक कहते हैं। दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। एसिटेबुलेरिया नामक एक शैवाल है जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है तो आप कहेंगे लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है। लगभग कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर की नहीं, इसकी 100 सेंटीमीटर लगभग। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 10 सेंटीमीटर मान ली सबसे बड़ा होता है शैवाल होता है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे सही आंसर होगा 100 सेंटीमीटर। चेक करना पड़ेगा
हालांकि बुक में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे लगता है कि ये 100 सेंटीमीटर होगा, मैं चेक कर लूँगा, तो आप भी चेक कर लीजिएगा। वैसे 10 सेंटीमीटर आंसर दिया गया है, जो आपका प्रैक्टिस पेपर जहाँ से हम करवा रहे हैं उसमें 10 सेंटीमीटर इसका आंसर दिया गया है। मुझे लग रहा है कि 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, आगे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक सेकेंड रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच होते हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन से बांड पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। कौन सा बांड होता है? हाइड्रोजन बंध होगा, सहसंयोजी बंध होगा, फास्फोडाइएस्टर बांड होगा, या अधिक ऊर्जा वाला फास्फेट बांड होगा। 41 का आंसर बताना है, तो आप कहेंगे फास्फोडाइएस्टर बंध पाए जाते हैं। क्रिस्टी सहायक है, किसमें सहायक है? तो आप कहेंगे क्रिस्टी जो है सहायक है और श्वसन में, किसमें सहायक है? श्वसन में। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किस वैज्ञानिक ने दिया था, आपको बताना है। तो आप कहेंगे सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। ठीक है। अंतःद्रव्यी जालिका का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम नहीं पाई जाती हैं। अंतःद्रव्यी जालिका या रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती। कहाँ पे नहीं पाई जाती, आपको बताना है। जीवाणुओं में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में, जंतु कोशिका में, या जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा जीवाणुओं में नहीं पाई जाती। 44 का सही आंसर होगा ए, जिसमें आपका दिया गया जीवाणुओं में नहीं पाए जाते। सिस्टान, म्यूटान और रिकान शब्द किसने दिए थे? सिस्टान, म्यूटान और रिकान शब्द किसने दिए थे, आपसे पूछा जा रहा है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप कहेंगे बेंजर ने दिए थे। किसने दिए थे? बेंजर ने दिए थे। सिस्टान, म्यूटान और रिकान शब्द किसने दिया था? बेनेजर ने दिए थे या बेंजर ने दिए थे। ठीक है। आमनी सेलुला ई सेलुला कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि आमनी सेलुला ई सेलुला कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आपको ये बताना है। आमनी सेलुला ई सेलुला किसको कहा जाता है, सही आंसर आपको बताना है। तो आपका आंसर आ जाता है सी, और जिसे आप कहते हैं विर्चो नामक साइंटिस्ट ने, या आर विर्चो जिसे आप कहते हैं, उन्होंने दिया था। ठीक है। कोशिका के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट के तारक क्रिस्टल को कहते हैं। कोशिका के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट के तारक क्रिस्टल को कहते हैं, क्या कहा जाता है, आपको बताना। 47 का आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे स्पोरोफाइट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोरोफाइट कहते हैं। तो आपका सही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, स्फेरोफाइट कहते हैं। ठीक है। सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, आपको बताना है। 48 में आंसर बताइए, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होगा, तो आप कहेंगे राइबोसोम। स्वलयन या ऑटोलिसिस, स्वलयन या ऑटोलिसिस के लिए उत्तरदायी है कौन? स्वलयन या ऑटोलिसिस के लिए उत्तरदायी कौन है, तो आप कहेंगे लाइसोसोम। कौन उत्तरदायी है? लाइसोसोम। स्वलयन या जो है ऑटोलाइसिस के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो आप कहेंगे ये जो है लाइसोसोम जिम्मेदार होते हैं। प्रकाश श्वसन निम्न किस कोशिकांग में होता है? प्रकाश श्वसन निम्न किस कोशिकांग में होता है, आपको बताना है। 50 का आंसर बताना है, 50 का आंसर होगा आपका। प्रकाश श्वसन निम्न किस कोशिकांग में होता है, इसका आंसर आपको बताना है। कहाँ पे होगा प्रकाश श्वसन, तो सही आंसर आपको ढूंढना है और इसका आंसर बताना। तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, पर्णहरिम में, और कहाँ पे? हरिम कड़क में, और किस में? पर ऑक्सीसोम में। ठीक है। रेफाइड होते हैं। रेफाइड क्या होते हैं, आपको बताना है। रेफाइड जो होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के रवे होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कण होते हैं या रवे होते हैं। गुणसूत्र की आकृति के अनुसार चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। गुणसूत्र की आकृति के अनुसार चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है विचित्र रेखा या एंडियोग्राम। क्या कहलाता है? विचित्र रेखा या एंडियोग्राम कहलाता है। गुणसूत्र अभिरंजित किए जा सकते हैं। गुणसूत्र अभिरंजित किए जा सकते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एसिटोकार्मिन से। किससे? गुणसूत्र अभिरंजित किए जा सकते हैं, किससे रंगे जा सकते हैं? गुणसूत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटोकार्मिन से रंगे जा सकते हैं। गुणसूत्र किससे अभिरंजित किए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे एसिटोकार्मिन से अभिरंजित किए जा सकते हैं।
सिस्टोलिथ के में संग्रह होता है, सिस्टोलिथ में किसका संग्रह किया जाता है? आपको आंसर बताना है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका संग्रह किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का संग्रह किया जाता है। यह जो पीडीएफ है ये आपका क्लियर नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल अपघटनी एंजाइम मुख्यतः पाए जाते हैं। जल अपघटनी एंजाइम मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे लयनकाय या लाइसोसोम में। किस में पाए जाते हैं? लयनकाय या लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। यदि गुणसूत्र के किनारे पर गुणसूत्र बिंदु उपस्थित हो तो इस दशा को क्या कहते हैं? गुणसूत्र के किनारे पर गुणसूत्र बिंदु स्थित हो, ऐसी दशा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको 56 का आंसर बताना है। क्या कहते हैं? अंतःकेंद्री या टीलोसेंट्रिक। अंतःकेंद्री या टीलोसेंट्रिक कहते हैं। वसा संचित करने वाला अवर्णी लवक है। वसा संचित करने वाला अवर्णी लवक है, कौन सा है? तो आप कहेंगे वसा को संचित करने वाला अवर्णी लवक को कहते हैं इलियोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? इलियोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका में स्थित तरल पदार्थ को कहते हैं, रिक्तिका में स्थित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? 59 का आंसर बताना है। रिक्तिका में स्थित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? 58 का आंसर बताइए। 58 का आंसर हो जाएगा आपका कोशिका रस। रिक्तिका में स्थित तरल पदार्थ को सेल सैप कहा जाता है या आपका कोशिका रस कहा जाता है। सिंगर तथा निकोलसन ने मोज़ेक मॉडल के अनुसार जीवद्रव्य कला को बताया है। फास्फोडाइएस्टर बांड और तथा प्रोटीन से बनी होती हैं। तो आपका सही आंसर जाएगा यहाँ पे कि फास्फोलिपिड बाह्य तथा समाकल इंट्रिंसिक प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है। बहुसूत्र या पॉलीसोम है। बहुसूत्र या पॉलीसोम है, ये क्या होते हैं? बहुसूत्र या पॉलीसोम होते हैं राइबोसोम का समूह। बहुसूत्र या पॉलीसोम होते हैं राइबोसोम का समूह। कलाविहीन कोशिकांग हैं। कलाविहीन कोशिकांग कौन से हैं? तो आप कहेंगे कलाविहीन कोशिकांग होते हैं राइबोसोम। कलाविहीन कोशिकांग कौन होते हैं? राइबोसोम। और उसके बाद आ जाएंगे पौधे में आवश्यक तेल से तात्पर्य है। पौधों में आवश्यक तेल से तात्पर्य है, किसका तात्पर्य है? पौधों में आवश्यक तेल से तात्पर्य है, आप कहेंगे सुगंधित तेल से। ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी भी आपके सिलेबस में रखा गया तो वहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है। एस्फोटिडा। एस्फोटिडा आपने सुना होगा, हींग को कहते हैं। एस्फोटिडा किसको कहते हैं? हींग को कहते हैं। कभी आप होटल वगैरह पे जाते हैं भोजन करने तो वहाँ पे जब आपको दाल फ्राई करते हैं तो वो लिखे रहते हैं कि फ्राई जो है वहाँ पे दाल फ्राई बाई एस्फोटिडा, या उसको तो एस्फोटिडा लगता है कोई बहुत कीमती चीज़ है। क्या कीमती तो होती ही है। हींग या गांधी जिसे कहते हैं, हींग जो होती है वो कीमती होती है, एस्फोटिडा कहते हैं। तो एस्फोटिडा फेरुल क्या है? एसेफोटिडा, फेरुल एसेफोटिडा नामक पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। यह रसायन की दृष्टि से क्या होता है? जो हींग होती है पौधों की जड़ों से प्राप्त होती है, और यह रसायन की दृष्टि से क्या होता है आपको ये बताना है। 63 का आंसर बताना है। 63 का आंसर होता है आपका रेजिन। क्या होता है? रेजिन। ठीक है, चलिए और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। दिया गया है ग्लाइआडिन। ग्लाइआडिन जो है नामक प्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइडिन प्रोटीन पाया जाता है, ग्लाइडिन कहते हैं या ग्लाइआडिन लिखा गया है हिंदी में। ग्लाइडिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ग्लाइडिन प्रोटीन जो पाए जाते हैं वो गेहूं में पाए जाते हैं। ग्लाइडिन प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? गेहूं में पाए जाते हैं। के उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ से अब आपको क्लियर दिखेगा, केंद्रिकाभ पाया जाता है। केंद्रिकाभ किस में पाया जाता है? आपको 65 का आंसर करना है। केंद्रिकाभ किस में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पे? गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। लैम्प ब्रश गुणसूत्र पाया जाता है। लैम्प ब्रश गुणसूत्र पाया जाता है। 66 का आंसर करना है। लैम्प ब्रश गुणसूत्र पाया जाता है कशेरुकी जंतुओं के अंडज में। कहाँ पे? कशेरुकी जंतुओं के अंडज में पाए जाते हैं। जीनोम से तात्पर्य है। जीनोम से तात्पर्य किसका है? 67 का आंसर बताना है। जीनोम से तात्पर्य किससे है? गुणसूत्रों का एक अगुणित समुच्चय। जीनोम से तात्पर्य किससे है? गुणसूत्रों का एक अगुणित समुच्चय से है। जीनोम का तात्पर्य किससे? गुणसूत्रों के एक अगुणित समुच्चय से होता है। वैलबिनी वलय पाए जाते हैं। वैलबिनी वलय पाए जाते हैं किसमें? तो आपको बताना 68 का आंसर बताइए। वैलबिनी वलय पाए जाते हैं, आप कहेंगे बहुपट्टी गुणसूत्र में। वैलबिनी पट्टे कहाँ पाए जाते हैं? बाल्बिनी रिंग जो पाए जाते हैं बहुपट्टी गुणसूत्र में पाए जाते हैं।
वहीं पे आगे बढ़ जाएंगे तो पूछा गया है यूकैरियोटिक डीएनए में क्रियाविहीन यानी नॉन फंक्शनल भाग कहलाते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए में क्रियाविहीन नॉन फंक्शनल भाग कहलाते हैं, किस क्या कहलाते हैं? तो 69 का आपको आंसर करना है। इंट्रॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंट्रॉन्स कहलाते हैं। राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप से संश्लेषण होता है। राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप से संश्लेषण होता है केंद्रिका में। किसमें? केंद्रिका में सक्रिय रूप से संश्लेषण होता है। कोशिका में उत्परिवर्तन का बिंदु है। कोशिका में उत्परिवर्तन का बिंदु है कौन सा? तो आप कहेंगे कोशिका में उत्परिवर्तन का बिंदु है जीन। कोशिका में उत्परिवर्तन का बिंदु कौन है? जीन है। आगे बढ़ जाते हैं। उस पादप का नाम क्या है जिसमें सिस्टोलिथ पाई जाती है? उस पादप का नाम क्या है जिसमें सिस्टोलिथ पाई जाती है? उस पादप का नाम है फाइकस। क्या नाम है? फाइकस नाम है। और उसमें क्या पाया जाता है? सिस्टोलिथ पाया जाता है। एसिटिब्यूलेरिया है एक। एसिटिब्यूलेरिया क्या है? एक शैवाल है। एसिटिब्यूलेरिया एक कोश की शैवाल है, हरी शैवाल है, जिसकी जो लंबाई है कहीं कहीं पे 10 सेंटीमीटर अभी ऊपर आया था और 100 सेंटीमीटर में कन्फ्यूजन है। फिर से चेक कर लिया जाएगा। और मैं तो कहूँगा मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। चाहे आपके लूसेंट में, उसमें लूसेंट कह रहे हैं, आपके लूसेंट में भी दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो वहाँ से भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कितने सेंटीमीटर का होता है। अगर इसको एक बार चेक कर लेंगे तो गलत नहीं होगा। चूँकि मेरे पास इस समय बुक अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर से इसको शूट कर रहा हूँ वीडियो को, तो अगर बुक होता तो मैं आपको अभी चेक करके बता देता। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। डीएनए नहीं होता। डीएनए किस में नहीं होता आपको बताना है? हरित लवक में, केंद्रिका में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या पराक्सीसोम में। अब आपको ये बताना है कि केंद्रक किस में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे डीएनए किस में पाए जाते हैं? पराक्सीसोम में पाए जाते हैं। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की एक क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे बारबरा और मैक्लिंटॉक ने की थी। किसने? बारबरा मैक्लिंटॉक ने की थी। तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बारबरा और मैक्लिंटॉक ने की थी। ठीक है। रबर की पत्ती में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को क्या कहते हैं? रबर की पत्ती में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को क्या कहते हैं? आपको ये बताना, 76 का आंसर करना है। तो उसे कहते हैं सिस्टोलिथ। क्या कहते हैं? सिस्टोलिथ कहते हैं। किस कोश की अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है? किस कोश की अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है? आपको 77 का आंसर करना है। तो वह हो जाता है आपका मध्यकाय। क्या हो जाता है? मध्यकाय हो जाता है, जिसमें आपका क्या पाया जाता है? जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। आगे आ जाइए। पादप वर्णक क्या है? पादप वर्णक क्या है ये आपको बताना, 78 का आंसर बताना। पादप वर्णक क्या है? तो 78 का आंसर आपका हो जाएगा पादप वर्णक क्या है? क्रोमोप्रोटीन। क्या हो जाता है? क्रोमोप्रोटीन हो जाता है। उसके बाद किसी अणु में जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है, नीचे दिए गए किस विशेषक के अतिरिक्त अन्य सभी विशेषक अवश्य होने चाहिए? किसमें अन्य विशेषक और होने चाहिए? उसे संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से अस्थिर होना चाहिए। उसे संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से अस्थिर होना चाहिए। ये आपका हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। डीएनए के खंड कैसे होते हैं? डीएनए के खंड होते हैं आपके, डीएनए के खंड कैसे होते हैं? तो आप बताएंगे डीएनए के खंड कैसे होते हैं? ऋणात्मक आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं या ऋणात्मक आवेशित होते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? नीट में पूछा गया प्रश्न है, आपको इसका आंसर देना है। ये प्रश्न का सही आंसर होता है हर्शे और चेज के प्रयोग के बाद। और हर्शे और चेज का प्रयोग आप चैप्टर नंबर 6 में बायोलॉजी में पढ़ेंगे। हम बहुत जल्द ही आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर के आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने में के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? सही आंसर आपको बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकण क्या कहते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हिस्टोन H1 को केंद्रकाभ के साथ संबंध का निर्देशित करता है। कौन करता है? हिस्टोन H1 को केंद्रिकाभ के साथ संबंध का निर्देशित करता है। कौन करता है? अनुलेखन हो रहा है, डीएनए प्रतिकृतियन
हो रहा है, डीएनए क्रोमेटिड रेशों से संघनित है या डीएनए की द्विकुंडलित अनावृत हैं। आपको बताना है सही आंसर कौन है। तो आप कहेंगे डीएनए क्रोमेटिन रेशों से संघनित हो रहा है। निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुरता से नहीं हो चाहिए में नहीं होना सॉरी निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए पूछ रहा है। कौन सा ऐसा है जो प्रचुरता से होना चाहिए? तो आप कहेंगे आरएनए होना चाहिए, राइबोसोमल आरएनए होना चाहिए प्रचुर मात्रा में। एक उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं। एक उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे क्रमशः पी भुजा और क्यू भुजा कहा जाता है। क्रमशः पी भुजा और क्यू भुजा कहा जाता है। यहाँ तक के आपके प्रश्न किसके थे? कोशिका के थे। अब आगे आप पढ़ेंगे किसके प्रश्नों को? कोशिका विभाजन के प्रश्नों को आपको करना है। आज ही की श्रृंखला में हम लोग दोनों प्रश्न रखे हैं, कोशिका और कोशिका विभाजन। तो आप इसको सॉल्व करिए। कोशिका विभाजन के प्रश्नों को अब आपको करना है। पहले कि हम कोशिका विभाजन के प्रश्नों को स्टार्ट करें, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और लाइक नहीं किए तो आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। इससे काम करने की प्रेरणा मिलती है। ये क्या होता है कि एनर्जी होता है किसी भी यूट्यूबर के लिए, तो इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब के लिए लोग आपके ऊपर जोर डालते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर आप बताइए। सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? आपको ये बताना है सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। तो आप कहेंगे वाल्टर फ्लेमिंग ने। किसने? वाल्टर फ्लेमिंग ने सूत्री विभाजन की खोज की थी। तो पहला आंसर, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो आप कहेंगे फार्मर और म्यूरे ने। किसने अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने बताया था? फार्मर और म्यूरे ने बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है। कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे प्रोटो ऑन्कोजीन के कारण होता है। कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स के कारण होता है। अर्धसूत्री कोशिका के द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में कौन सी प्रक्रिया होती है? अर्धसूत्री कोशिका के द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में कौन सी प्रक्रिया होती है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है 4th का सी। आप चले जाएंगे और जिसे आप कहते हैं अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका में कितनी कोशिकाएं बनती हैं? अर्धसूत्री विभाजन की एक कोशिका में कितनी कोशिकाएं बनती हैं आपको बताना है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। और एक अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनती हैं? तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जीवन प्रवस्था में संश्लेषित होता है। जीवन प्रवस्था में संश्लेषित होता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो संश्लेषित होती है जीवन प्रवस्था में? तो आप कहेंगे प्रोटीन और जो है आरएनए का संश्लेषण क्या होता है? जीवन प्रवस्था में होता है। विनिमय जिसे आप क्रॉसिंग ओवर कहते हैं किस अवस्था में होता है? विनिमय जिसे आप क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं किस अवस्था में होता है? तो आप कहेंगे पैकिटीन में तथा स्थूल पट्ट में। किसमें? पैकिटीन में तथा स्थूल पट्ट में होता है। क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड क्या है? तो आप कहेंगे क्रोमेटिड है अर्ध गुणसूत्र। क्रोमेटिड क्या है? अर्ध गुणसूत्र होता है। क्रोमेटिड क्या होता है? अर्ध गुणसूत्र होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं आपको बताना है। 9 का सी सही आंसर हो जाता है आपका यस प्रावस्था में। किसमें? यस प्रावस्था में। सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है आपको बताना है। सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है? तो आप कहेंगे काजमेटा का निर्माण होता है। किसमें? काजमेटा का निर्माण होता है। आप बताइए किसमें? सूत्री में या अर्धसूत्री में? आपको सही आंसर बताना है। सूत्री में काजमेटा बनता है, अर्धसूत्री में? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा अर्धसूत्री का जो प्रोफेज होता है उसे 5 और भागों में बांट दिया जाता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिस्टीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो उसी में से किसी में किसका निर्माण होता है? काजमेटा का निर्माण होता है। अब आप कमेंट करके बताइए किस भाग में काजमेटा का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है आपको बताना है। कैंसर जो होता है कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि करने की प्रक्रिया के कारण होता है।
अब इसमें एक कारण और हो सकता है, कोश जो सूत्री विभाजन है लगातार होता है नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने के कारण। जब नियंत्रण खत्म होगा तो लगातार कोशिकाएं विभाजन करेंगी और लगातार विभाजन करेंगी तो अनियंत्रित विभाजन से ट्यूमर बनेगा। ट्यूमर किस में बदलेगा? कार्सिनोजेनिक सेल में। और कार्सिनोजेनिक सेल किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? तो आप कहेंगे कार्सिनोजेनिक सेल कन्वर्ट हो जाएंगी कैंसर में, और वह कैंसर पूरे शरीर में फैल जाएगा और अंततः मनुष्य की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। गुणसूत्र तर्क तंतुओं से किसके द्वारा जुड़े हो रहते हैं? आपको बताना है गुणसूत्र किसके द्वारा जुड़े रहते हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा तो आप कहेंगे गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। कोशिका चक्र किस क्रम में होता है? कोशिका चक्र किस क्रम में होता है? 13 का आपको आंसर बताना है। कोशिका चक्र किस क्रम में होता है? तो आप कहेंगे G1 S G2 और यम फेज। G1 S और G2 और यम फेज। तो आपका सही हो जाता है। इंटरफेज होता है, एक यम फेज होता है। तो पहले इंटरफेज की 3 अवस्थाएं होती हैं, G1 S और G2। सॉरी माफिएगा, एक सेकेंड, सॉरी। तो एक होता है आपका इंटरफेज की अवस्था जिसे आप कहते हैं G1, उसके बाद यस और G2, 3 अवस्थाएं हो जाती हैं इंटरफेज में। एक होती है आपकी यम अवस्था। तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर है। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है तो आप कहेंगे मध्यावस्था में। कहाँ पे होता है? मध्यावस्था में होता है। गुणसूत्र की रचना किस अवस्था में साफ दिखाई देगी? गुणसूत्र की रचना किस अवस्था में साफ दिखाई देगी? तो आप कहेंगे मध्यावस्था में गुणसूत्र की रचना साफ दिखाई देती है। निम्नलिखित में से सूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं किसमें स्पष्ट देखी जा सकती हैं? निम्नलिखित में से सूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं किसमें स्पष्ट देखी जा सकती हैं? सिस्टीन का आंसर आपको बताना है तो आप कहेंगे किसमें स्पष्ट देखी जा सकती हैं? तो आपका सही आंसर होता है प्याज के मूलाग्र में स्पष्ट देखी जा सकती हैं। कोशिका विभाजन की प्रथम प्रावस्था कौन सी है? कोशिका विभाजन की प्रथम प्रावस्था कौन सी होती है? तो आप कहते हैं पूर्वावस्था, जिसे आप प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो आपका सही आंसर होता है प्रोफेज। ठीक है। निम्न में समसूत्री विष यानी समसूत्री पॉइजन है कौन सा ऐसा है जो समसूत्री पॉइजन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। निम्न में समसूत्री विष है कौन सा ऐसा है जो समसूत्री पॉइजन यानी माइटोटिक पॉइजन का काम करता है? आंसर आपको बताना है। यहाँ पे साइटोकाइनिन है या काल्चिसिन है या आपको जाना है स्टेरॉइड्स हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे काल्चिसिन जो होते हैं, काल्चिसिन जो हैं ये क्या हैं? समसूत्री विष का कार्य करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम पूर्वावस्था का सही क्रम क्या है? प्रथम पूर्वावस्था का अर्धसूत्री विभाजन में सही क्रम क्या है? तो आप कहेंगे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। गलत हो गया, आपको बताना है सही क्रम क्या है। तो आप बताएंगे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सही आंसर ये है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पहला और बी वाला दोनों गलत था, सी वाला आपका आंसर क्या है? सही है। ठीक, आगे आ जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस है। कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस क्या है? तो आप कहेंगे गुणसूत्र का विभाजन। क्या है? गुणसूत्र का विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन स्पष्ट दिखाई देता है। अर्धसूत्री विभाजन स्पष्ट दिखाई देता कहाँ पे? तो आप कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन स्पष्ट दिखाई देता है पराग कोश भित्ति में। कहाँ पे? पराग कोश भित्ति में स्पष्ट दिखाई देता है। अर्धसूत्री विभाजन में अर्ध गुणसूत्र निम्न में कब अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं? अर्धसूत्री विभाजन में अर्ध गुणसूत्र निम्न में कब अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं? 22 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, जिसे आप कहते हैं जाइगोटीन या युग्मपट। जाइगोटीन या युग्मपट। आगे आ जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? 23 का आंसर बताना है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? 23 का जो आंसर होता है वो हो जाता है उपरोक्त सभी। डीएनए एवं आरएनए से, न्यूक्लियोटाइड एवं डीएनए से, आरएनए और डीएनए से। तो सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं।
उपरोक्त में से कोई नहीं। गेहूं के 100 बीज प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? यहाँ पे आपका कौन होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। गेहूं के 100 बीज प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? तो अर्धसूत्री विभाजन तो 25 होंगे, लेकिन कितने होंगे? टोटल मिलाकर के हो जाते हैं 125 ना। तो कितने हो जाएंगे? 125, 25 और 100, 125। अर्धसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रवस्था है, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रवस्था पूर्वावस्था होती। एक सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? तो आप कहेंगे यहाँ पे पश्चावस्था जो होती है सबसे लंबी प्रावस्था होती है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य विभाजन में फ्रैंगमोप्लास्ट आवश्यक है। कोशिका द्रव्य विभाजन में फ्रैंगमोप्लास्ट आवश्यक है। कोशिका द्रव्य विभाजन में फ्रैंगमोप्लास्ट आवश्यक है। तो जंतु कोशिका में, किसमें? जंतु कोशिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो जंतु कोशिका आपका सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। समसूत्री विभाजन देखने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री उपयुक्त है? समसूत्री विभाजन देखने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री उपयुक्त है? 27 का आपका आंसर होगा। 27 का ऑप्शन हो जाता है बी, प्याज का मूल शीर्ष। वनस्पत कोशिका में प्रायः विभाजन होता है। वनस्पत कोशिका में प्रायः विभाजन होता है, तो आप कहेंगे आतारक प्रकार का। किस प्रकार का? आतारक प्रकार का वनस्पत कोशिका में विभाजन होता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कोशिका विभाजन में सबसे सक्रिय अवस्था है। कोशिका विभाजन में सबसे सक्रिय अवस्था कौन सी है? तो आप कहेंगे पूर्वावस्था। सबसे सक्रिय अवस्था कौन सी होती है कोशिका विभाजन की? पूर्वावस्था। उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन निम्न किस उप अवस्था में होता है? उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन निम्न किस उप अवस्था में होता है? आपको आंसर बताना है। 30 का ए आंसर सही होता है, जिसका नाम है लेप्टोटीन या तंतुपट। कोशिका विभाजन की किस अवस्था से गुणसूत्र चतुर्संयोजक हो जाता है? कोशिका विभाजन की किस अवस्था से गुणसूत्र चतुर्संयोजक हो जाते हैं? आपको बताना। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाता है डिप्लोटीन या द्विपट। उसके बाद आ जाते हैं कोशिका चक्र सेल साइकिल की G2 अवस्था में होता है। कोशिका चक्र G2 साइकिल की अवस्था में होता है। क्या होता है? 32 का आंसर बताएंगे। सी आपका सही होगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल का दुगुड़न होता है। एक कोशिका से 128 कोशिकाएं बनाने में कितने समसूत्री विभाजन होंगे? एक कोशिका से 128 कोशिका बनाने में कितने समसूत्री विभाजन होंगे? तो आप कहेंगे 127। चूँकि 127वां डिवाइड करेगा तो 128वां अपने आप स्वतः बन जाता है। मूल शिखाग्र, मूल शिखाग्र रूट अपेक्स की एक पृष्ठीकृत कोशिका में 256 कोशिकाएं बनाने में कितनी समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? कह रहा कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? किसके लिए? 256 कोशिकाएं बनानी है। और किस में बनानी है? जो रूट अपेक्स है उसमें बनानी। तो आपको बताना सही आंसर क्या होगा? 128। कितनी कोशिकाओं का विभाजन करना पड़ेगा? 128। विनिमय किस अवस्था में होता है? विनिमय किस अवस्था में होता है? आप बताएंगे। 35 का जो आंसर होता है 3 सूत्र अवस्था में। कितने? 3 सूत्र अवस्था में विनिमय होता है। डीएनए का द्विगुणन में दोनों कुंडलिनियों को पृथक करने में सहायक है। डीएनए के द्विगुणन में दोनों कुंडलियों में को पृथक करने में सहायक है। 36 का आंसर हो जाता है डीएनए हेलिकेज। क्या हो जाता है? डीएनए हेलिकेज 36 का सही आंसर हो जाता है। यदि यह माना जाए कि एक जीवाणु कोशिका 1 मिनट में विभाजित हो जाती है और 1 कप को भरने के लिए 1 घंटे का समय लगता है, आधा कप भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 59 मिनट। कितना समय लगेगा? 59 मिनट लगता है। कितना लगेगा? सॉरी क्या है? हाँ, आधा कप भरने में कितना कह रहा है? यदि यह माना जाए कि एक जीवाणु कोशिका 1 मिनट में विभाजित होती है, ठीक, तो 1 कप को भरने में 1 घंटे का समय लगता है, ठीक। आधा कप भरने में कितना समय लगेगा? 59 मिनट। सही है, 59 मिनट लगता है। कितना मिनट लगेगा? 59 मिनट लगेगा, ठीक।
कोशिका विभाजन में तर्क तंतुओं का निर्माण करने वाला कोशिकांग है। कोशिका विभाजन में तर्क तंतुओं का निर्माण करने वाला कोशिकांग है। सही आंसर हो जाता है आपका तारक काय यानी सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम आपका सही आंसर हो जाता है। कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था सबसे कम समय की होती है? कोशिका चक्र की सबसे कम समय की अवस्था जो होती है वो होती है G2 अवस्था। सबसे कम समय की अवस्था कौन सी होती है? G2 अवस्था होती है। जंत कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। जंत कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। कैसे होता है आपको ये बताना है। तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। अरे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कैसे होता है? तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर है। कोशिका प्लेट द्वारा नहीं, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से नहीं। अच्छा ठीक, इसमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? इसमें से कोई नहीं, ठीक है। विनिमय लाभकारी क्योंकि इसके कारण होती है। विनिमय लाभकारी है क्योंकि इसके कारण होती है। क्या होती हैं? तो आपको बताना है। विनिमय लाभकारी है, इसके कारण होती है सहलग्नता। क्या होता है? लिंकेज यानी सहलग्नता। आगे आ जाते हैं। सेनेप्टोनिमल मिश्रण यस्सी है। सेनेप्टोनिमल मिश्रण है प्रोटीन का द्विस्तरीय ढांचा। सही क्या है? प्रोटीन का द्विस्तरीय ढांचा आपका सही आंसर हो जाता है। आगे आ जाते हैं। तर्क का निर्माण होता है। तर्क का निर्माण होता है किससे? जो तर्क तंतु बनते हैं, स्पाइंडल फाइबर बनते हैं, उनका निर्माण किससे होता है आपको बताना है। तो आप कहेंगे पश्च मध्यावस्था में होता है। कब होता है? पश्च मध्यावस्था में होता है। आगे बढ़ जाइए। सेनेप्टोनिमल मिश्रण जिसे आप यस्सी कहते हैं संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? 44 का बी उपांति भवन से। किससे संबंधित होता है? उपांति भवन से या टर्मिनलाइजेशन से संबंधित होता है। अर्धसूत्री विभाजन की विशेषताएं हैं। अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता क्या है? तो आप कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता एक केंद्रीय तथा एक गुणसूत्री विनिमय। कोशिका विभाजन में गुणसूत्र निम्न किसके कारण विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं? कोशिका विभाजन में गुणसूत्र निम्न किसके कारण विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं आपको बताना है। 46 का आंसर जो है वो कौन सा होगा सही? तो आप कहेंगे 46 का जो आंसर है वो सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बढ़ते हैं। सॉरी एक सेकंड सॉरी माइक्रोट्यूबुल के द्वारा बढ़ते हैं। किससे बढ़ते हैं? माइक्रोट्यूब। एक मिनट, क्या कह रहा है? कोशिका विभाजन में गुणसूत्र निम्न किसके विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं? किसके विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं? तो कोशिका विभाजन में गुणसूत्र किसके विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं? किस चीज़ के विपरीत ध्रुवों की ओर जाएंगे? तो सही आंसर आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका जो सही आंसर होगा वह आंसर होगा आपका क्वेश्चन संख्या है आपकी कौन सी? 46 का आंसर था। एक सेकंड बता रहे हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। ये छोड़ दीजिए, मुझे आ नहीं रहा है। कमेंट करके बताइए सही क्या है। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है? कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है? 47 का आंसर होता है। तो डीएनए का संश्लेषण होता है G1 अवस्था में। डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस एक रज्जुक पर अनुलेखन या उत्प्रेरण करता है? डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस एक रज्जुक पर अनुलेखन का उत्प्रेरण करता है आपको बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा? 48 का सही आंसर होगा टेम्पलेट रज्जुक पर चलता है या टेम्पलेट कोडान पर चलता है, टेम्पलेट रज्जुक पर चलता है। जब कोशिका में डीएनए प्रतिकृतियन, जब रेप्लिकेशन फर्क, जब कोशिका में डीएनए प्रतिकृतियन द्विशाख यानी रेप्लिकेशन फर्क रुक जाता है तब किस खांच बिंदु के प्रभावी रूप से सक्रियता करना चाहिए? तो आपका सही आंसर होगा G1 और यस अवस्था को। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है और सही आंसर बताना है। कह रहा पैकिटीन। पैकिटीन अवस्था किससे संबंधित है? जीन विनिमय से संबंधित है। तो ये तो हो जाएगा आपका ए। ठीक, उसके बाद है आपका मेटाफेज मध्यावस्था फर्स्ट। मेटाफेज मध्यावस्था फर्स्ट आपका हो जाएगा गुणसूत्र मध्यवर्ती। ये आपका हो जाता है बी। उसके बाद आपका आ जाएगा
कौन सा है? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस समसूत्रों का गुणसूत्र नहीं, काइजमेटा का समापन। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस होगा इसका सी वाला, और लास्ट वाला बच रहा तो ये हो जाएगा डी वाले का। तो सही आंसर होगा आपका 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्रीय विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही क्रम दर्शाता है? सूत्रीय विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही क्रम दर्शाता है। आपको ये बताना है कौन सा ऐसा विभाजन है। आपको इसमें देखना है तो संगणन है, केंद्र झिल्ली का विघटन है, जीन विनिमय है, पृथक्करण है, अंत्यावस्था नहीं, सही नहीं है, ये आपका गलत है। नंबर 2 पे आते हैं, संगणन है, केंद्र झिल्ली है नहीं, उसके बाद मध्य रेखा अवस्था नहीं, संगणन है, जीन विनिमय है, केंद्रक झिल्ली का विघटन है, और उसका ए सही, आपका सही ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। युग्मनज अंतर अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है आपको बताना है। तो आप कहेंगे 52 के जब आंसर के पास जाएंगे तो आपका बी आंसर सही हो जाता है। फ्यूकस का, किसका है? फ्यूकस का विभाजन है, ठीक है। और इसके बाद आ जाएंगे आपका एक्टोकार्पस और फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः होते हैं। एक्टोकार्पस तथा फ्यूकस का जीवन चक्र क्रमशः होता है अगुणित द्विगुणिती अगुणिती, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन के सुचारू रूप से होने के लिए आवश्यक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है। यदि मानव कोशिका में एपीसी त्रुटिपूर्ण है तो निम्न में से क्या घटित होगा आपको ये बताना है। 54 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दिए। 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे आइए, गुणसूत्र संगठित नहीं होंगे, गुणसूत्र खंडित नहीं होंगे, गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद है कोशिका चक्रण की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? कोशिका चक्रण की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है आपको बताना है। कोशिका चक्रण की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है, तो आप देखेंगे तो सही क्रम इसका आ जाएगा आपका यस फेज होता है, जीवन फेज होता है, नहीं, जीवन यस G2 यम, जीवन यस G2 यम, यस जीवन G2 यम, जीवन यस G2 यम, जीवन यस G2 यम, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद कानकेनेविलिन ए क्या है? कानकेनेविलिन ए क्या है आपको बताना है। कानकेनेविलिन ए क्या है आपको बताना है। एल्कलॉइड है, वाष्पशील तेल है, या लेप्टोटीन है, या वर्णक है, आपको बताना सही क्या है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या सही होगा? तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा वर्णक, आपका सही आंसर हो जाता है। क्या? वर्णक इसका सही आंसर हो जाता है। और उसके बाद है G0 प्रवस्था में कोशिकाएं। G0 प्रवस्था में कोशिकाएं कैसी होंगी? कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं, कोशिका चक्र में प्रवेश करती हैं, कोशिका चक्र को स्थगित कर देती हैं, कोशिका चक्र को समाप्त कर देती हैं। सही आंसर आपको बताना है कौन सा सही है। तो सही आंसर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, यहाँ पे सही हो जाता है, कोशिका चक्र को स्थगित कर देती हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने 85 प्रश्न हमने किया, किसमें आपको बता दें 85 प्रश्न हमने कोशिका से रिलेटेड किया, और हमने जो है लगभग आपके कितने प्रश्न 57 प्रश्न यहाँ पे किए। तो ये 85 और 57 अगर हम जोड़ दें तो हो जाते हैं 2, और 85 और 57 है ये, तो 8 5 13, और एक यहाँ पे 142 क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला पूरी कर ली। आपको बता दें कि हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला आपको इसी प्रकार से मिलती रहेंगी। यह मिलने वाली श्रृंखला आपके तब तक चलती रहेगी, पहले हम लोग इसको करेंगे, फिर इसके बाद प्रैक्टिस पेपर करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। मतलब घुमा फिरा करके अंत तक हम लोग इतने प्रश्न को बचाएंगे जितने प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे, और उन्हें एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हम लोग करके अपने आप बड़े आराम से हम लोग परीक्षा की तैयारी में जाएंगे और परीक्षा में सिलेक्शन को लेकर के आएंगे।
आपके लिए गुड न्यूज ये है कि परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आपको टीजीटी देने को मिलेगा, पीजीटी देने को मिलेगा, ईएलटी देने को मिलेगा, जीआईसी देने को मिलेगा, आश्रम पद्धति की वैकेंसी देने को मिलेगी, आगे केबीएस की वैकेंसी आ रही देने को मिलेगा, उसके बाद आपका एनबीएस की वैकेंसी देना है, आपको राजस्थान की वैकेंसी देना है, बिहार में वैकेंसी आने वाली उसमें भी आपको मौका मिलेगा। यानी अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आपको बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां जहां पे आपको चांस मिलने वाला है, आप वहां नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके वीडियो की सक्रियता को बढ़ा सकते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन इस वीडियो के सक्रियता को और तेज़ी से आगे ले चलेगा। बस आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप देखते रहें, डेली देखिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, जहाँ तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित रहेंगे, जो कि वीडियो की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपके लिए बेनिफिशियल होता जाएगा और आपको यह पढ़ना आसान होता चला जाएगा। कहने का अर्थ है कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और क्लास के साथ, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।